गुड इवनिंग आप सभी को। तो क्लासेस हिंदी में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग उपन्यास विधा की चर्चा कर रहे थे और उपन्यास विधा में उपन्यासों का विभाजन देख चुके थे, उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास के तत्व, उपन्यास के अवयव। और उसके बाद हम लोग उपन्यास का जब विभाजन किए तो हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद युग, पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग देख रहे थे। तो पूर्व प्रेमचंद युग भी हम लोग देख लिए। सबसे पहले पूर्व प्रेमचंद युग देख चुके हैं। पूर्व प्रेमचंद युग के सभी उपन्यासकार देख लिए और उनके उपन्यास। उसके बाद प्रेमचंद युग हो गया, सब हो चुका है ना, प्रेमचंद युग हो गया। उसके बाद हम लोग प्रेमचंदोत्तर युग में देख रहे थे। प्रेमचंदोत्तर युग देख रहे थे और प्रेमचंदोत्तर युग में जो 5 प्रकार के उपन्यास लिखे गए, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार, ऐतिहासिक उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार और आधुनिकता बोध से संबंधित उपन्यासकार। तो उसमें हम लोग प्रथम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार देख रहे थे। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के प्रकार के पश्चात हम लोग जैनेन्द्र कुमार को देख चुके हैं, जैनेन्द्र को, और जैनेन्द्र के बाद जैनेन्द्र की क्लास हो चुकी है ना। जैनेन्द्र कुमार के सभी उपन्यासों के वर्ण विषय हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग इलाचंद्र जोशी को देखेंगे। ये भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, इलाचंद्र जोशी। तो आज हम लोग इलाचंद्र जोशी को देखते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए, तो इलाचंद्र जोशी से आज हम लोग शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात इनके बारे में, ये जैनेन्द्र हो चुके हैं पहले, आज इलाचंद्र जोशी। तो इलाचंद्र जोशी का अगर परिचय देखें तो इनका जन्म कब हुआ? इलाचंद्र जोशी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनका निधन कब हुआ? इलाचंद्र जोशी का निधन इनका 1982 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इनके उपन्यासों की चर्चा करते हैं कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। फिर जो प्रमुख उपन्यास है उसका वर्ण विषय भी हम लोग देख लेंगे। इलाचंद्र जोशी के इस युग के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में एक श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं ये। तो इनका उपन्यास हम लोग देखते हैं। इनका पहला उपन्यास जो है वो घृणामयी है, जो 1950 में लज्जा नाम से प्रकाशित भी हुई थी। तो वो तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इनके उपन्यास। सबसे पहला घृणामयी। घृणामयी कब की है? घृणामयी 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और 1950 में यही उपन्यास लज्जा नाम से पुनः प्रकाशित हो गई थी। वो हम लोग वर्ण विषय में देख लेंगे। दूसरा उपन्यास इनका था सन्यासी। सन्यासी कब का है? सन्यासी 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अगला उपन्यास इनका कौन है? घृणामयी 29, सन्यासी 40। सन्यासी के बाद है पर्दे की रानी। पर्दे की रानी का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। पर्दे की रानी 1942 ईस्वी। चौथा इनका उपन्यास जो है वो है प्रेत और छाया। प्रेत और छाया कब की है? प्रेत और छाया का प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी है। इतना लिखिए। घृणामयी 1929। आज पहली क्लास है, वो ज्यादा लेट आप लोग का नहीं हुआ है। उपन्यास विधा में प्रेमचंदोत्तर युग देख रहे थे। इसे मनोविश्लेषणवादी में जैनेन्द्र को हम लोग देख चुके हैं, उनके सभी उपन्यास, उनके वर्ण विषय भी देख लिए। आज हम लोग यानी नंबर 2 में इनको सोच सकते हैं, ये नंबर 2 है। इलाचंद्र जोशी, इनको देख रहे हैं। इलाचंद्र जोशी का जन्म 1902 ईस्वी, निधन 1982 ईस्वी। प्रथम उपन्यास इनका घृणामयी है 1929, सन्यासी 40, पर्दे की रानी 42, प्रेत और छाया 44। यहां तक हो चुका है। पांचवा उपन्यास इनका है निर्वासित। पांचवा उपन्यास निर्वासित है। छठा उपन्यास निर्वासित का प्रकाशन वर्ष, अच्छा, निर्वासित 1946 का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी। निर्वासित के बाद अगला उपन्यासकार है इनका मुक्तिपथ। देखिए, मुक्तिबोध उपन्यास जैनेन्द्र का था और मुक्तिपथ इनका। मुक्तिपथ 1948 ईस्वी।
प्रकाशन वर्ष लिखते चलिए। मुक्ति पथ के बाद अगला उपन्यास है इनका जिप्सी। जिप्सी मोस्ट उपन्यास है ये। जिप्सी त्याग का भोग के नाम से यह फिर प्रकाशित हुआ था। जिप्सी 1952 ईस्वी 1954 में ये त्याग का भोग नाम से पुनः प्रकाशित हुआ था। जिप्सी के बाद 8वां उपन्यास है सुबह के भूले। सुबह का भूले उपन्यास कब का है? सुबह का भूले 1951 ईस्वी का है। नेक्स्ट उपन्यास इनका नाम है जहाज का पंछी। जहाज का पंछी के बाद अगला उपन्यास इनका लिख लीजिए। कभी ये जहाज का पंछी भूत का भविष्य भी इन्हीं का है। भूत का भविष्य। और एक अंतिम उपन्यास इनकी कवि की प्रेयसी। भूत का भविष्य और कवि की प्रेयसी। प्रेयसी प्रेमिका को बोलते हैं, कवि की प्रेयसी। ठीक है। अच्छा, जहाज का पंछी इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी। भूत का भविष्य उपन्यास 1973 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष लिख लीजिए। और कवि की प्रेयसी 1986, ये 1976 ईस्वी। ये इस उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष है और ये इनके उपन्यास हैं। इनके सभी मोस्ट उपन्यास हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। घृणामयी 1929, सन्यासी 40, पर्दे की रानी 42, प्रेत की छाया 44, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 48, जिप्सी 1942, फिर 1954 में ये प्रकाशित होती है, देख लेते हैं। उसके बाद है सुबह के भूले 51, जहाज का पंछी 54, भूत का भविष्य 73 और कवि की प्रेयसी 76। तो ये इनके प्रमुख उपन्यासों का है। अब इनका वर्ण विषय देख लेते हैं, थोड़ा सा इनके वर्ण विषय देख लेते हैं। तो लिख लीजिए इलाचंद जोशी के प्रमुख उपन्यासों का वर्ण विषय। प्रमुख उपन्यासों का वर्ण विषय इलाचंद जोशी के प्रमुख, सभी को नहीं देखना है, जो प्रमुख उपन्यास हैं उनके वर्ण विषय को हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख उपन्यासों के वर्ण विषय। पहला इनका उपन्यास था घृणामयी, इन्हीं को देखते हैं 1929 ईस्वी में। घृणामयी कब की था? 1929 ईस्वी में ये लिखी गई थी घृणामयी। सबसे पहली बात इस उपन्यास के बारे में ये कि 1950 ईस्वी में ये लज्जा नाम से पुनः प्रकाशित हुई थी। एक बात तो ये लिख लीजिए, 1950 ईस्वी में लज्जा नाम से पुनः प्रकाशित हुई है। पुनः प्रकाशित मतलब ये हुआ कि लज्जा का प्रकाशन वर्ष कब हो गया? 1950, क्योंकि लज्जा घृणामयी उपन्यास का ही 1950 में क्या नाम कर दिया गया? लज्जा कर दिया गया। तो 1950 ईस्वी में लज्जा नाम से पुनः प्रकाशित हुआ ये। इसमें है क्या? तो इसमें लज्जा जो है इसकी नायिका है, तो नायिका के नाम पर ही इसका रखा गया। लज्जा जो है वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त एक स्त्री है, उसी की मनश्चेतना का इसमें वर्णन किया गया है। तो थोड़ा सा लिख लीजिए। लज्जा नामक आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती की काम चेष्टाओं और लज्जा नामक आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती की काम चेष्टाओं और मनोविश्लेषण
काम चेष्टाओं का हो जाएगा ना। मनोविश लज्जा नामक आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती की काम चेष्टाओं की मनोविश्लेषणवादी चित्रण, ये इसकी बात हो गई। ये इसमें तो लज्जा इसकी नायिका है, ठीक है। इसी की काम भावनाओं और मनोविश्लेषणवाद का इसमें चित्रण किया गया है। तो ये एक उपन्यास हो गया। दूसरा उपन्यास देख लेते हैं, इनका जो प्रमुख है, मोस्ट उपन्यास है। दूसरा उपन्यास लिखिए इनका सन्यासी। सन्यासी इनका मोस्ट उपन्यास है। नंबर 2 सन्यासी। सन्यासी उपन्यास। सन्यासी में क्या है, सन्यासी क्या है, पहले इसके बारे में ये देख लेते हैं, इस उपन्यास में है क्या। तो इसमें आत्मकथात्मक शैली में ये रचित है। पहली बात, नायक नंद किशोर के अहम भाव का इसमें चित्रण। इसमें जो नायक रहता है वो क्या नाम रहता है, नंद किशोर। सन्यासी कब का था, 1940 ईस्वी का था। 40 का है ना था, देखिए 40 का है ना, तुरंत मत भूलिए, थोड़ा याद रखा कीजिए। सन्यासी 1940। पहली बात तो ये किस शैली में है, ये आत्मकथात्मक शैली में है। आत्मकथात्मक शैली में रचित है। एक बात ये, इसका नायक कौन है, तो नायक का नाम इसमें रहता है नंद किशोर। नायक नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषणवादी चित्रण। बस इतना याद रखें। नायक नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषणवादी चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। चलिए, सन्यासी के बाद हम लोग पर्दे की रानी देख लेते हैं, जिसमें निरंजना है। पूछी भी गई है कि निरंजना किस उपन्यास की पात्र है। नंबर 3 पर्दे की रानी, सभी को नहीं देखना है, मोस्ट उपन्यास को देखना है। नंबर 3 में लिख लीजिए पर्दे की रानी। पर्दे की रानी। पर्दे की रानी उपन्यास कब की थी, 1942 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। इस उपन्यास में क्या है, तो इस उपन्यास में निरंजना है, जिसकी माता एक वैश्या रहती है और इसके पिता एक खूनी रहते हैं। जब इसको ये बात की जानकारी होती है उम्र बढ़ने के बाद, जब इसे पता चलता है कि हमारी माता एक वैश्या है और हमारे पिता एक खूनी हैं, तो समाज के प्रति ये घृणा और प्रतिहिंसा का भाव रखती है। समाज के प्रति इनके मन में, निरंजना के मन में क्या होती है, घृणा जाग जाती है और ये बदले की भावना रखती है, प्रतिहिंसा की भावना रखती है। उसी का इस उपन्यास में चित्रण किया गया है। लिख लीजिए इसके बारे में। निरंजना कौन है, इस उपन्यास की नायिका है, ठीक है। नायिका कौन है इस उपन्यास की, निरंजना है। नायिका को जब यह ज्ञात होता है कि निरंजना को जब यह ज्ञात होता है कि मेरी माता वैश्या और पिता खूनी हैं, पिता खूनी हैं, तो निरंजना को जब यह ज्ञात होता है कि मेरी माता वैश्या और पिता खूनी हैं, तो हीनता का अनुभव करती है। तो हीनता का अनुभव करती है, हीनता का अनुभव
करती है तथा समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा का भाव रखती है। अनुभव करती है तथा समाज के प्रति घृणा व प्रतिहिंसा का भाव रखती है। प्रतिहिंसा, इसको लिख लीजिए। निरंजना नायिका को जब यह ज्ञात होता है कि मेरी माता वैश्या और पिता खूनी हैं, तो हीनता का अनुभव करती है तथा समाज के प्रति घृणा व प्रतिहिंसा का भाव रखती है। बस इस उपन्यास के बारे में इतना ही काफी है। लिख लिए। तो पर्दे की रानी उपन्यास के बाद अगला उपन्यास हम लोग देख लेते हैं पारसनाथ अर्थात प्रेत और छाया को। नंबर 4 पर चलिए। नंबर 4, प्रेत और छाया। तो प्रेत और छाया उपन्यास में क्या है और कब इसका प्रकाशन हुआ था? प्रेत और छाया 1944, ठीक है, 1944 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इस उपन्यास में है क्या? तो इस उपन्यास में जो नायक रहता है इसका नाम रहता है पारसनाथ। देखिए कहानी मिलती है पर्दे की रानी से। नायक जो है इसका नाम रहता है पारसनाथ। जब इसे यह ज्ञात होता है कि मेरी माता जो है वैश्या है, तो वो हीनता का अनुभव करता है और समस्त नारी जाति से घृणा करने लगता है। यही इस उपन्यास की कथा है। लिख लीजिए। पारसनाथ ये कौन है? नायक है। नायक को जब यह ज्ञात होता है, अच्छी उपन्यासें हैं इनकी उपन्यासों को पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग भी है, कथा भी और शिक्षा भी उसमें जो मिली है वो श्रेष्ठ है। हिंदी के बच्चों को ये सब उपन्यास पढ़नी चाहिए। कभी समय मिले तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ा कीजिए। यूनिवर्सिटी में या जहाँ पढ़ते हैं जिस कॉलेज में लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी से बुक निकाल के पढ़ा कीजिए। हम अपने टाइम में इन सभी उपन्यासों को पढ़ गए थे, ठीक है। पारसनाथ नायक को जब यह ज्ञात होता है कि मेरी माँ वैश्या थी, तो हीनता का अनुभव करता है और नारी जाति से घृणा करने लगता है। नारी जाति से घृणा करने लगता है। ये इस उपन्यास की कथा है। एक लाइन है पूरा उपन्यास, आप लोग को हम बता दिए। अब इससे डीपली क्या हो सकती है? नायक कौन है? पारसनाथ। बस इसका याद रख से हो सकता है पारसनाथ किस नायक का प्रमुख पात्र है पूछा जा सकता है। तो नायक किसका पात्र है? प्रेत और छाया का। अब इसमें ऐसा नहीं कि प्रेत और छाया भूत की कहानी है, ये सब मत समझिएगा। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, ठीक है। तिलस्म अय्यारी या जासूसी उपन्यासकार नहीं है ये। तो प्रेत और छाया हो गई। प्रेत और छाया में के बाद अगला उपन्यास इनका जो है वो है मुक्तिपथ। मोस्ट उपन्यास को देखिए, नंबर 5, 5वां उपन्यास इनका लिख लीजिए, मुक्तिपथ। प्रमुख उपन्यास को लिखिए। मुक्तिपथ कब का है? मुक्तिपथ उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1948 में हुआ था, नहीं याद है? अभी देखिए मुक्तिपथ कब है? 1948 ईस्वी।
इसका प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी में है। इसमें क्या है, ये उपन्यास भी इंटरेस्टिंग है। इसमें है क्या, तो इस उपन्यास का जो नायक रहता है मुक्तिपथ का, उसका नाम रहता है राजीव, जो एक कन्या अर्थात सुनंदा से प्रेम करती है। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए। राजीव कौन है, नायक है। किससे प्रेम करता है, सुनंदा से। राजीव सुनंदा से, सुनंदा कौन है, नायिका है, सुनंदा से प्रेम करता है। सुनंदा से प्रेम करता है। राजीव किससे प्रेम करता है, तो सुनंदा से करता है। ठीक है, सुनंदा से प्रेम करता है। जब समाज को यह ज्ञात होता है इन दोनों के प्रेम के बारे में, तो समाज हमेशा प्रेम के खिलाफ रहता है। वो आज से नहीं, महाभारत काल से चली आ रही है बातें कि समाज कभी भी प्रेम को स्वीकार नहीं करता है। तो जब समाज को कटाक्ष देने लगता है, तो राजीव क्या करता है, सुनंदा को लेके शरणागत बस्ती में, एक दूसरे गांव में एक बस्ती थी, वहीं वो जाके चला जाता है और वहीं उसके साथ रहने लगता है। तो समाज के कटाक्षों को सुनकर राजीव सुनंदा को लेके चला जाता है। ठीक है, कुछ समय के पश्चात राजीव जो है सुनंदा की भावनाओं को महत्व नहीं देता है। सुनंदा बहुत उसे चाहती है कि ये हमारा केयर करे, हमको महत्व दे, लेकिन वो महत्व नहीं देता है। अंत में सुनंदा उसको छोड़ के चली जाती है। यही है इस उपन्यास की कथा। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। राजीव सुनंदा से प्रेम करता है। समाज के कटाक्षों से आहत होकर उसे लेकर मतलब सुनंदा को लेकर, उसे लेकर, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इतना तक लिख लीजिए। राजीव सुनंदा से प्रेम करता है, समाज के कटाक्षों से आहत होकर उसे लेकर शरणार्थी बस्ती में चला जाता है। शरणार्थी बस्ती, उसे लेकर शरणार्थी बस्ती में चला जाता है। अगली बात, वह सुनंदा की भावनाओं को, सुनंदा अर्थात नायिका, वह सुनंदा की भावनाओं को महत्व नहीं देता है। सुनंदा की भावनाओं को महत्व नहीं क्या करता है, दे पाता है, महत्व नहीं दे पाता है। अंत में सुनंदा क्या करती है, इसे छोड़ के चली जाती है। अंत में सुनंदा उसे छोड़कर चली जाती है। जब महत्व ही नहीं दिया तो महत्वहीन के पास रह के क्या करेगी, तो वो सुनंदा उसे छोड़कर अर्थात राजीव को छोड़कर, उसे छोड़कर क्या करती है, चली जाती है। ये है कहानी किसका, मुक्तिपथ का। सुनंदा को छोड़कर वो चली जाती है। ये बात समझ में आ गई। अगला उपन्यास इनका देखते हैं, जिप्सी, जो मोस्ट है उसको देख लेते हैं। तो 5 हो गया। छठा उपन्यास हम लोग जिप्सी को देखते हैं। जिप्सी उपन्यास इनका। जिप्सी ऐसे लिखी कब गई थी, 1952 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, परंतु 1954 में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया था, त्याग का भोग लिख सकते हैं। 1954 ईस्वी में त्याग का भोग नाम से पुनः प्रकाशित हुआ। ये पुनः प्रकाशित 1954 में त्याग का भोग नाम से पुनः प्रकाशित हुआ। कौन सा उपन्यास, जिप्सी। पहले नाम क्या था, जिप्सी। 1954 में इसका नाम क्या रखा गया,
त्याग का भोग नाम से प्रकाशित किया गया। इस उपन्यास में एक पात्रा है, उसकी अच्छी कहानी है इसमें। जिस पात्रा का नाम रहता है, जो नायिका है, उसका नाम रहता है मनिया। लिख लीजिए। देखिए कथा क्या है इसको समझ लीजिए। मनिया की माँ जो होती है वो अपने पति अर्थात मनिया के पिता का हत्या कर देती है और खुद आत्महत्या कर लेती है। मतलब मनिया के माता पिता मर चुके हैं। मनिया के माता अपने पति अर्थात मनिया के पिता की हत्या कर देती है और खुद क्या करती है, आत्महत्या कर लेती है। मनिया इसी कुंठा से ग्रस्त है। इसके मन में बस यही बात चल रही है कि हमारी माता ने हमारे पिता की जान ले ली और खुद अपनी जान भी दे दी। बस यही उसके मन में चल रहा है। इसी का इसमें व्याख्या किया गया है। मनिया के जीवन में एक लड़का आता है जिसका नाम रहता है रंजन। कथा सुन लीजिए, इंटरेस्टिंग है। मनिया के जीवन में एक लड़का कौन आता है, रंजन। ठीक है, जब रंजन इसके जीवन में आता है तो वो इसकी भावनाओं को समझ जाता है और इससे वो प्रेम करने लगता है। मनिया माँ बन जाती है, एक नवजात शिशु को क्या करती है, जन्म देती है। ठीक है, नवजात शिशु के बाद, जन्म लेने के बाद रंजन के प्रति मनिया का प्रेम जो होता है वो कम हो जाता है। वो नवजात शिशु के प्रति अधिक आकृष्ट हो जाती है और अपने बच्चे से प्रेम कर लेती है। तो माता के लिए बच्चा सर्वोपरि है। वो अपने बच्चे के लिए ईश्वर से भी लड़ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जो है रंजन को अच्छा नहीं लगता है कि ये इस तरह की थी, इसको मैंने लाया, अब इसको बच्चा हो गया तो मेरे प्रति अर्थात अपने पत्नी के प्रति इसके मन में गलत गलत भावनाएं आने लगती है। ठीक है, इससे रंजन के मन में ईर्ष्या हो जाती है कि वो हमसे प्रेम नहीं करता है। यहाँ पे इसके पड़ोस में एक और रहते हैं, एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है वीरेंद्र और उनकी पत्नी का नाम रहता है शोभना। उपन्यास को पढ़ेंगे तो मजा आएगा। तो वो शोभना के प्रति आकृष्ट हो जाता है रंजन। ठीक है, शोभना के प्रति क्या करता है रंजन, आकृष्ट हो जाता है। कुछ समय के पश्चात मनिया की बच्चे जो नवजात शिशु रहता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मनिया इसी भावना से आहत हो जाती है। ठीक है, और तेजाब गिरने से, किसी कारण से तेजाब गिरता है तो मनिया का चेहरा जो होता है, बदन यानी कि मुख का जो है वो भी खराब हो जाता है। अब ना इसके पास बच्चा रहा और ना इसके पास रंजन रहा। रंजन तो शोभना से प्रेम करने लगा है, जो वीरेंद्र की पत्नी थी उससे प्रेम करने लगा। अब मनिया करे क्या, मनिया किसी संयोग बस अमेरिका जाती है और वहां वो प्लास्टिक सर्जरी करवाती है। तो प्लास्टिक सर्जरी से मनिया का चेहरा जो है वो फिर अच्छा हो जाता है और वहीं वो नर्स बन जाती है उस एक हॉस्पिटल में और वो समाज की सेवा करने लगती है। बस यही कथा है जेपसी उपन्यास की। ठीक है, इसकी नायिका कौन है, थोड़ा सा बात समझ लीजिए। नायिका कौन है, नायिका है मनिया। नायिका मनिया, इस उपन्यास की नायिका कौन है, मनिया। मनिया के मन में बस एक ही बात है कि मेरी माता ने मेरे पिता की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। इसी कुंठा से ये ग्रस्त रहती है। इसके जीवन में एक लड़का आता है, क्या नाम रहता है, राजीव। कौन आता है, राजीव आता है। इसके जीवन में लड़का राजीव आता है। मनिया माँ बन जाती है, एक नवजात शिशु को जन्म दे देती है। बच्चा होने के बाद मनिया का ध्यान बच्चे की ओर चला जाता है। वो रंजन को उतना महत्व नहीं दे पाती है। रंजन नाम न रहता है जी, हम राजीव लिख दिए। मनिया के जीवन में कौन आता है, रंजन। रंजन के आने के बाद मनिया माँ बन जाती है, नवजात शिशु को जन्म दे देती है। तो जन्म देने के पश्चात मनिया रंजन को उतना समय नहीं दे पाती है। रंजन को इस बात से ईर्ष्या होती है और वो अपने पड़ोस में एक व्यक्ति थे जिनका नाम रहता है वीरेंद्र, उनकी पत्नी शोभना से के प्रति ये आकृष्ट हो जाता है और शोभना से प्रेम भी करने लगता है। कुछ समय के पश्चात मनिया के नवजात शिशु जो होते हैं, इसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है और तेजाब गिरने से मनिया का चेहरा भी जल जाता है। रंजन इससे अब कोई संबंध नहीं रखता है, वो तो शोभना के प्रति आकृष्ट है। किसके प्रति आकृष्ट है ये, शोभना के प्रति। शोभना कौन रहती है,
शोभना वीरेंद्र की पत्नी रहती है, शोभना, ठीक है। तो ये शोभना के प्रति आकृष्ट हो जाती है। तेजाब बच्चा भी मर जाता है, तेजाब गिरने से मनिया का चेहरा भी खराब हो जाता है। अमेरिका जाके ये अपना चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी मनिया करवाती है, इसका चेहरा ठीक हो जाता है। और इसके पास ना अब तो बच्चा है, नरंजन है, तो वही वो नर्स बन जाती है और समाज सेवा करने लगती है। यही इस उपन्यास की कथा है, समझ गए? अच्छी है ना कथा इसकी। चलिए अगला उपन्यास हम लोग देखते हैं। अगला उपन्यास लिख लीजिए, जहाज का पंछी। कितना नंबर हुआ जी? 6, 7वां नंबर लिखिए, जहाज का पंछी। मोस्ट लिख लीजिए, जहाज का पंछी। जहाज का पंछी उपन्यास कब है? 1954 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, 1954 ईस्वी में। देखिए, ये उपन्यास में एक नायक की कहानी है, ठीक है, एक नायक की कहानी है, लेकिन कहीं भी उपन्यास में नायक का नाम नहीं आया है। कहानी क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, हम लिखा देंगे एक लाइन इसके बारे में भी। एक शिक्षित युवक है जो काम की अर्थात रोजगार की तलाश में कलकत्ता शहर जाता है। कलकत्ता शहर उसके लिए जहाज है, और पक्षी कौन है? वो शिक्षित युवक है। कलकत्ता शहर जाता है, पूरी कलकत्ता शहर घूम लेता है, उसे कहीं भी अपना रोजगार नहीं मिलता है, वो घूम फिर के फिर लौट आता है। बस इसकी कथा यही है। लिख लीजिए इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए। नायक एक शिक्षित युवक है, नायक एक शिक्षित युवक है। वह काम की तलाश में कलकत्ता महानगरी में, ये क्या है? महानगर है, तो कलकत्ता महानगरी में जाता है। कहाँ जाता है? कलकत्ता महानगरी में जाता है। कलकत्ता वह जहाज है जहां चारों ओर भटक के वह फिर लौट आता है। कलकत्ता में चारों ओर भटक कर वह लौट आता है। बस इसकी कथा यही है। अगला उपन्यास लिख लीजिए इनका, नंबर 8, भूत का भविष्य। अगला उपन्यास भूत का भविष्य। ये भी उपन्यास इनका मोस्ट है, भूत का भविष्य। भूत का भविष्य उपन्यास कब की है? भूत का भविष्य उपन्यास 1953 ईस्वी की है, सॉरी 1973 ईस्वी की है। भूत का भविष्य। भूत का भविष्य उपन्यास की कथा क्या है? भूत का भविष्य में भय की सत्ता सर्वोपरि है। इसमें बस यही बताया गया, भूत की भय की जो सत्ता होती है वो सर्वोपरि होती है, इसी मान्यता को इसमें व्याख्या किया गया है। लिख सकते हैं एक लाइन इसके बारे में भी। क्या लिखिएगा? तो लिखिए, भय की सत्ता ही सर्वोपरि है। भय की सत्ता है सर्वोपरि है, इस मान्यता का समर्थन किया गया है। इस मान्यता का समर्थन किया गया है इस उपन्यास में कि भय जो है उसकी सत्ता ही सर्वोपरि है। ये बात सही है। अगर इसको थोड़ा सी बारीकी से देखें, एक गहरी दृष्टिकोण से इसको देखें, तो भय की सर्वोत्ता ही सर्वोपरि होती है। और धर्म का व्यापार चलाने के लिए भय सर्वोपरि होता है। भय की सत्ता ही सर्वोपरि है, इस मान्यता का समर्थन इस उपन्यास में किया गया है। भूत का भविष्य।
एक उपन्यास इनका और देख लीजिए, मोस्ट जो था और अंतिम, वो उपन्यास कौन सा है? वो उपन्यास देख लीजिए, कवि की प्रेयसी। इसमें यांत्रिक जीवन का चित्रण है। कवि की प्रेयसी, प्रेयसी प्रेमिका को बोलते हैं। कवि की प्रेयसी कब की है? ये 1976 की है ना, 1976 इसमें। इसमें है क्या? इसमें यांत्रिक जीवन की निरस्तता का चित्रण है। यांत्रिक जीवन इतना हावी हो गया है मनुष्य पे कि वो अपना सरल और सुगम जीवन भी खो दे रहा है, इसी बात का इसमें चित्रण है। ठीक है, लिख सकते हैं इसमें एक लाइन, यांत्रिक जीवन की यांत्रिक जीवन की निरस्ता का चित्रण इस उपन्यास में इतना ही है। तो आज हम लोग इलाचंद्र जोशी को देख लिए और इनके सभी उपन्यास और इसके साथ साथ इनकी सभी उपन्यासों का वर्ण विषय भी हम लोग देख लिए हैं। कुछ छूटा भी है कोई उपन्यास का, देख लीजिए अगर छूटा है तो। कौन सा एक तो छोड़ दिए हैं? आप लोग बोल रहे हैं एक तो छोड़ दिए हैं सर, कौन सा छोड़ दिए हैं? देख लीजिए, अगर छोड़ दिए हैं तो उसको बता देते हैं, आप लोग को लगता है तो। निर्वासित नहीं बताए हैं, सुबह का भूले नहीं बताए, लिखना है सब क्या? अरे सुबह का भूले उपन्यास, ठीक है, सबको लिख ही लीजिए आप लोग, याद तो कीजिएगा नहीं, लिख लीजिए। क्या था? निर्वासित, लिखिए नंबर 10, लिखा ही देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हमको जो मोस्ट है उसको लिख लीजिए, तो सभी लिख लीजिए। क्या था? निर्वासित। निर्वासित कब का था? निर्वासित इसका प्रकाशन वर्ष कब था? 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। निर्वासित में है क्या, इसको समझ लीजिए। इसका नायक एक महीप रहता है। निर्वासित उपन्यास में जो नायक है इस उपन्यास का, कहानी सुन लीजिए, नायक कौन है? महीप है। ये महीप जो है वो एक उपन्यास का नायक है, जो प्रेम करता है किससे? ये किससे प्रेम करता है? नीलिमा से प्रेम करता है। नीलिमा से ये प्रेम करता है। ठीक है, महीप का व्यक्तित्व इतना आकर्षक नहीं है कि नीलिमा उससे प्रेम करे। महीप जो है वो नीलिमा से निर्वासित उपन्यास में प्रेम करता है, लेकिन महीप जो है इसका व्यक्तित्व इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, चेहरे के साथ साथ इसका व्यक्तित्व, व्यक्तिगत जीवन भी इतना अच्छा नहीं है कि नीलिमा उससे प्रेम करे। वो उससे प्रेम नहीं करती है। अंत में महीप जो है रोगग्रस्त हो जाता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है और अस्पताल में इसकी मृत्यु हो जाती है। यही कहानी है निर्वासित की। एक और कौन छूट गया है? सुबह का भूले। ठीक है, लिखिए नंबर 11, सुबह के भूले। अगर याद ना हो ना तो आप लोग कपार फोड़ देंगे हम। सुबह का भूले 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। देखिए, इसमें किसान पुत्री का चित्रण है। इस उपन्यास में क्या है कि इसकी जो नायिका रहती है, नायिका का नाम रहता है गुलबिया। नायिका का नाम क्या नाम रहता है? गुलबिया। ये नायिका है। अब गुलबिया है कौन? गुलबिया एक किसान की पुत्री है। ठीक है, ये कौन है? एक किसान की पुत्री है। वो अभिनेत्री बन जाती है। बाद में उसको पता चलता है कि जिस जीवन पे या जिस जगह पे वो आ गई है वो जीवन उसके लिए ठीक नहीं है। वो वहाँ की चकाचौंध से भ्रमित हो जाती है और अंत में छोड़ छाड़ कर अपने गांव ही आ जाती है। यही इसकी कथा है। इनके सभी उपन्यासों को मैंने पढ़ा दिया है। तो इलाचंद्र जोशी को हम लोगों ने पूर्णतया देख लिया है। इसके बाद अगले उपन्यासकार हम लोग कल देखेंगे नरेश मेहता को। आज इतना ही रहने दीजिए इस उपन्यास में। आज सिर्फ पिछले क्लास में मैंने जैनेन्द्र जी को देखा, आज देख लिए हैं इलाचंद्र जोशी को। अगले क्लास में और देखेंगे। अभी और भी क्लास है आप लोगों की, तो बैठे रहिए। तो इनको देख लीजिए। आप लोगों को पता है कि बैच तो सभी के चीज़ों का चालू है। नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, बीटेट, सीटेट सबका बैच चालू है हिंदी से।
तो जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं वो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन में भी बता ही दिए थे कि ऑनलाइन में छूट चल रही है, तो एडमिशन ले सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर हम लोग बात करते हैं। अगले क्लास हिंदी साहित्य के इतिहास की होगी।